ड्रामा की शुरुआत में हमें कॉन्गोमिन को दिखाते हैं जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली है और आज वह युलुम लो फर्म में इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। वहीं इधर लो फर्म को दिखाया जाता है जिसमें 4-4 के ग्रुप में कैंडिडेट्स को बुलाकर उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। होमिन की बारी आ चुकी थी पर वह अभी तक नहीं पहुंची थी। वह एक लेडी 2-3 बार उसका नाम पुकारती है पर कोई जवाब नहीं आता, तो बाकी 3 को अंदर लेने के बाद ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद होते ही होमिन भी पहुंच जाती है और एक कर्मचारी से पूछने पर पता चलता है कि उसका नाम अभी 2 मिनट पहले ही लिया गया था। होमिन बिना कुछ सोचे ऑफिस का डोर खोलकर अंदर चली जाती है और 2 मिनट की देरी के लिए माफ़ी मांगकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। यूलिम लोफा में 5 से 7 अलग अलग डिपार्टमेंट थे जिनके हेड यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठे थे और ऐसे ही लिटिगेशन डिपार्टमेंट का हेड यूनन सोकुन होमिन की शर्ट पर लगा वो दाग देखता है जो उसने वाइट से छुपा रखा था और उसके जूते भी फटे पुराने थे। यून उसे कहता है कि हम लोएस्ट टाइम के हिसाब से पैसे लेते हैं और कभी 5 मिनट में ज़्यादा लग जाए तो क्लाइंट से उसके भी पैसे लेते हैं, तो जिससे वक्त की कदर नहीं उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, तो तुम जा सकती हो। तभी से च्यू जो इन सब का सीनियर था उससे लेट होने का कारण पूछता है। वो बताती है कि वह मेट्रो में किताब को पढ़ने में इतना खो गई थी कि अपने स्टेशन पर उतरने की बजाय कब आगे चलेगी उसे पता ही नहीं चला। उसका जवाब सुनकर सब लोग मुस्कुराते हैं और च्यूल कहता है कि तुम्हारे लेट होने की वजह जायज़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। यह सुनकर होमी को बुरा लगता है पर जाने से पहले वह बताती है कि वह कुछ देर बाहर बैठकर वेट करेंगी। अगर आपका इरादा बदल जाए तो प्लीज़ बुला लीजिएगा। होमिन बाहर बैठकर वेट करती है। एक एक कर सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो जाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट के 3 कैंडिडेट्स बचे थे और चौथी खुद होमिन थी। वही ऑफिस में डो गियोन बताता है कि सर अभी आपने जिस लड़की को बाहर भेजा था वह कोई साधारण कैंडिडेट नहीं थी। इस बार की नेशनल लॉ स्कूल की बार भी मॉक ड्रिल प्रतियोगिता की विनर वो ही थी। यह सुनकर च्यूल भी हैरान होता है। वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि यह लोग भी उसकी प्रतियोगिता देखने गए थे और च्यूल उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ था, पर उसे इस बात का दुख भी था कि सारे अच्छे कैंडिडेट्स उसके हाथ से निकलकर उनकी राइवल लो फ्ली एंड सीओ के पास चले जाते हैं। अब यूनसू को लगता है कि इन्हें होमिन को ऐसे बिना इंटरव्यू के नहीं भेजना चाहिए। च्यूल कहता है कि ठीक, अगर सबकी यही मर्जी है तो उसे बुला लेते हैं, पर बुलाने से पहले वो एक बार यूएन से पूछते हैं कि जिसने उसको बाहर भेजा था। यूएन कहता है जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं कि वह अपने उसूलों को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है। अब होमिन को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। पहला सवाल डोएन को पूछता है कि मान लो कि एक आदमी का ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते समय एक्सीडेंट हो जाता है। इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि उसका एक हाथ टूटकर सड़क पर दूर जाकर गिर जाता है। उतने में वहाँ पर मौजूद एक लड़की उसका हाथ चुराकर भागती है और पकड़ी जाती है। वह आदमी अपना हाथ वापस पाने के लिए हर जाने का दावा ठोकता है। तो फिर क्या लगता है कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया होगा? होमिन के अलावा बाकी 3 कैंडिडेट्स का मानना था कि वह हाथ विक्टिम्स के शरीर का हिस्सा था जिस पर डिफेंडेंट ने गैर कानूनी कब्जा किया है, तो मालिकाना हक विक्टिम का बनता है और वह केस को जीत जाएगा। च्यूल पूछता है कि क्या यह आर्गुमेंट आपको लीगली सही लगता है? तीनों कैंडिडेट्स हाँ में जवाब देते हैं, पर तभी होमिन बोल पड़ती है कि उस आदमी का हर्जाने का दावा खारिज हो सकता है क्योंकि उस आदमी के पास अपने हाथ का मालिकाना हक है भी या नहीं यह हम नहीं जानते। उसकी बात सुनते ही एक दूसरी कैंडिडेट कहती है कि हमारे बॉडी पार्ट्स पे हमारा मालिकाना हक नहीं होगा तो किसका होगा? यह तो कॉमन सेंस वाली बात है। ओमिन कहती है कॉमन सेंस और कानून में बहुत फ़र्क होता है, दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। बात यह है कि अगर कानून हमें अपने बॉडी पार्ट्स पर मालिकाना हक देता है तो फिर हमें अपने बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेचने या फिर सुसाइड करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, पर असल में यह तो गैर कानूनी है। मतलब कि कानून हमें अपने बॉडी पार्ट्स पर किसी भी प्रॉपर्टी जैसे मालिकाना हक नहीं देता है। तो अगर उस
उस आदमी को हर जाना पाना है तो कोई दूसरा लीगल तरीका देखना पड़ेगा। च्योल उसका आर्गुमेंट सुनकर काफ़ी खुश होता है। अब अगला सवाल जंग पूछता है कि मान लो मिस्टर किम एक ट्रेन चला रहे हैं जिसमें 100 यात्री मौजूद है, पर अगर वह ऐसे ही सीधे चलते रहे तो ट्रैक पर पड़ी चट्टान से टकराकर एक्सीडेंट हो जाएगा और सारे यात्री मारे जाएंगे। और अगर यह ट्रैक बदलते हैं तो दूसरे ट्रैक पर खड़े एक मजदूर की जान चली जाएंगी। तो क्या लगता है कि 100 यात्रियों की जान बचाने के लिए मिस्टर किम अगर ट्रैक को बदल लेते हैं तो क्या उन पर उस मजदूर की मौत के लिए मर्डर का इल्जाम लग सकता है? पिछली बार की तरह इस बार भी बाकी तीनों कैंडिडेट्स का जवाब सेम होता है कि मिस्टर किम पर मर्डर का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि 100 यात्रियों की जान बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें यह फैसला करना पड़ा। तभी होमिन बोल पड़ती है कि मेरे हिसाब से तो यह एक मर्डर ही है, क्योंकि इसमें सोचे समझे जुर्म के सारे पैमाने मौजूद है। मिस्टर किम को पहले से ही पता था कि ट्रैक बदलने से मजदूर की जान नहीं बच पाएंगी। च्योल कहता है कि मतलब तुम कहना चाहती हो कि 100 यात्रियों को बचाने के बावजूद उससे मर्डर की सज़ा मिलनी चाहिए। होमिन कहती कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, सवाल यह था कि यह हादसा मर्डर माना जाएगा या नहीं, और मेरा जवाब था कि हाँ यह एक मर्डर है। हालांकि अगर सही आर्गुमेंट पेश करे तो वह सज़ा से बच जाएगा। तो कभी कभी ऐसी धाराएं लग जाती है कि नेक नियत का काम भी एक जुर्म बन जाता है। तो कभी कभी अगर कोई काम नैतिक रूप से गलत है पर कानून की नज़र में गलत नहीं है तो वह जुर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि कानून हमेशा परफेक्ट नहीं होता। हमारे उसूल और कानून की बातें हमेशा एक ही पटरी पर नहीं चल सकती, और हम लॉयर्स के लिए यह एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। इंटरव्यू खत्म होते ही होमिन अपने घर पर चली जाती है और उसकी दोस्त पूछती है इंटरव्यू कैसा गया, तो नाराजगी जताते हुए कहती है कि वह घर से 1 घंटा पहले निकलने के बाद भी लेट हो गई, क्योंकि मेट्रो में उसके पास वाला पैसेंजर अपनी बुक वहीं भूल गया था और वह उसको पढ़ने के चक्कर में अपने स्टेशन से काफ़ी आगे चली गई। दोस्त कहती कि हमेशा की तरह तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। तुम दुनिया की पहली लायर हो जिसका ली एड सीओ लोपम के कैंपस में सिलेक्शन होने के बाद भी इंटर्नशिप नहीं मिल पाई। लेकिन होमिन अपनी किस्मत को दोष देती है और फ़ोन में गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके पास मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे विलियम लोपम के एंटी लेवल अटर्नी के इंटरव्यू को पास करना है। यह देखकर शौक के मारे किसी भूत की तरह खड़ी हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि लगता है इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तभी होमिन बताती है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है। यह सुनकर तो उसकी दोस्त भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन यूलिन लोफम में वह सारे इंटर्न ज्वाइन के लिए चले जाते हैं जिसका सिलेक्शन हो चुका था। ओमिन भी ज्वाइनिंग के लिए वहां पहुंच जाती है। उसके बगल में बैठा लड़का हैन उसे पहचान लेता है जो उसके लो स्कूल का क्लासमेट था। वो लड़का उसे यहाँ देखकर हैरान था और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो ली एंड सीओ में सिलेक्ट हुई थी ना। ओमिन कहती हाँ, पर अब यहाँ पर आई हूँ। हैन समझ जाता है कि इसने फिर से कोई बड़ी गड़बड़ करी है। जब अब जितने भी नए इंटर्न आए थे उन सभी को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वही जियोंग अपने साथी क्लिंग लीजिन से कहती है कि इस बार भी शायद हमें चूज करने वाला कोई भी नहीं होगा। यह दोनों बेचारे लिटिगेशन डिपार्टमेंट में से थे जिसका हेड वही यूनन था जिसने देरी से आने पर होमिन को इंटरव्यू रूम से बाहर निकाल दिया था। लीजिन काफ़ी परेशान था और दुआ कर रहा था कि कम से कम इस बार तो हियन कुछ अच्छा बोल दे। जो पूछती है कि अगर तुम्हें इनमें से किसी को अपनी टीम में लेना हो तो किसे लोगे। तो लीजिन बिना सोचे होमिन की तरफ इशारा करके बताता है कि वह उसे चुनेगा। पर लीजिन अकेला नहीं था जो होमिन को अपनी टीम में चाहता था, बल्कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऐसे यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट थे हर कोई उसे अपनी टीम में शामिल करना चाह रहा था, क्योंकि सबको पता था कि यह लड़की सीओ लॉ स्कूल की टॉपर है। अब सभी टीम लीडर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए स्टेज पर जाते हैं। कॉर्पोरेट वाले बताते हैं कि हमारी टीम देश भर की सबसे बेस्ट टीम है। एंटी ट्रस्ट वाला अपनी टीम को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली टीम बताते हैं। वही फाइनेंशियल टीम की हेड का कहना होता है कि हम वर्क लाइफ के साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं। अब बारी आती है लिटिगेशन टीम की और लीजन दुआ करता है कि प्लीज़ इस बार तो कुछ अच्छा बोल देना। ये पर यूनन कहता है कि हमारी टीम में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंटर्नशिप के पहले साल में ही सुबह जल्दी आकर देर तक
देर रात तक रुकना तय है। हालांकि अगर आप अपना काम सही से और समय पर पूरा कर लें तो घर जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने पहले साल में हर काम को सही से कर पाता है। यह सुनकर लीजिन समझ जाता है कि यह आदमी अपने लाइफ में कभी नहीं बदलने वाला। अब सभी इंटर्न से अपने फेवरेट टीम के बोर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाने के लिए कहा जाता है। सबको अपनी टीम चूज करने की पूरी आज़ादी थी, पर एक टीम में केवल 4 ही इंटर्न आ सकते हैं। अगर ज़्यादा हुए तो फिर HR टीम अपने हिसाब से उनको दूसरी टीमों में सेक्रेट करेंगी। सभी इंटर्न अपने पसंद के हिसाब से खड़े हो जाते हैं। लिटिगेशन टीम से सब इतना डर गए थे कि उसमें कोई भी नहीं जाता है। वहीं सबकी नज़रें बस एक ही इंटर्न होमिन पर थी, वह कौन सी टीम में जाना पसंद करती है। होमिन कुछ देर सोचने के बाद सीधा जाकर लिटिगेशन टीम के आगे जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर लीजिन और जिन तो पूरे शौक में हो जाते क्योंकि उन्हें तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आगे लीजिन यूनियन से कहता है कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, जब किस्मत खुद चल के आ रही है तो उसे ठुकरा क्यों रहे हो। यूनियन कहता है कि कितनी बार बोल है तुम मुझे ऑफिस में यार मत बुलाया करो। लीजिन कहता है कि वो लड़की सिर्फ 2 मिनट लेट हुई थी, माना तुम टाइम के बहुत पिक्चुअल हो पर तुम गलत कर रहे हो। यूनियन कहता है बात यह नहीं है, मैंने सुना है कि होमन का Lee&Co में सिलेक्शन हो गया था पर वो वहाँ पहुँची ही नहीं तो उसका ऑफ़र कैंसिल हो गया, और जब वो इंटरव्यू देने आई थी तो उसके फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, शर्ट पर दाग लगे हुए थे और जूते भी फटे हुए थे। लीजिन कहता है कि चलो मान लिया कि उसका रहस्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करने के काबिल नहीं है। लीजिन काफ़ी कोशिश करता है पर यूनियन होमिन को अपनी टीम में लेने के लिए नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो होमिन को लेकर यूनियन के ऑफिस में आता है और होमिन किसी पुतले की तरह चुपचाप जाकर खड़ी हो जाती है। लीजिन कहता है कि इन्हें वो बात बताओ जो अभी तुमने मुझे बताई थी। होमिन कहती है कि वह लॉयर का काम मजे के लिए करना चाहती है। यह सुनकर तो लीजिन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। यह धीमी आवाज़ में कहता है कि यह वाली नहीं, इससे पहले जो बोली थी वह बताओ। और होमिन कहती है कि उसे सिर्फ लिटिगेशन टीम में ही काम करना है। लीजिन पूछता है पर तुम्हें इस टीम में ही काम क्यों करना है, और होमिन बताती है कि वह उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती है जो किसी तरह सताए गए हैं और इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्योंकि उसे इस काम में मज़ा आता है। यह उसकी पूरी बात सुनता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। होमिन पूछती है तो बात बनी कि नहीं। लीजिन कहता है लगता तो है, वैसे वो ज़्यादा बोलता नहीं, ना ही फालतू की बातें करता है। होमिन कहती है वो इतना साफ रहता है, मर्दों से ऐसी खुशबू आती है क्या, और लीजिन को सूंघ कर कंफर्म भी करती है। लीजिन कहता है कि हाँ साफ तो रहता है, पर एक बात तुम्हें नहीं पता। होमिन कहती है कौन सी बात नहीं पता। तो लीजिन बताने लगता है कि जब वह यूनियन के पहले साल में इंटर्न बनकर आया था तो अपना हर काम टाइम पर ख़त्म करके चला जाता। टाइम का इतना पंचुअल था कि उसका सीनियर भी इससे चिढ़ने लगा था। फिर एक दिन उसने यूनियन को बहुत सारी फाइलें लाकर दे दी, पर यह आदमी उस दिन भी अपना काम खत्म करके 6 बजे निकल गया। सीनियर ने काम के बारे में पूछा तो हाँ मैं जवाब देते हुए कहा कि अपना ईमेल चेक कर लो। फौरन ने उसने अपना ईमेल चेक किया तो उसमें एक भी फालतू की बात या फिर भी गलती नहीं हुई थी। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी गई थी। अगर कोई दूसरा होता तो उन फाइलों को पढ़ने में ही 2 दिन लग जाते, पर इसने तो एक दिन में सारा काम खत्म कर दिया था। यह सुनकर तो होमिन भी हैरान रह जाती है। अगले दिन 3 नए कैंडिडेट लिटिगेशन टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, जिनको HR टीम ने भेजा था। इनमें होमिन का क्लासमेट हेयन भी था। लेजिन सबको उनका पहला असाइनमेंट देता है, जिसमें होमिन को एक मीटिंग अटेंड करनी थी और हेयन और जोए को एक दूर दराज गाँव में जाना था, जहाँ की सड़कें टूटी फूटी थी और कई दूर तक पैदल चलने के बाद ही वह साइड पर पहुँच पाएंगे। हेयन होमिन से कहता है कि तुम्हें तो मुश्किल काम करने में मज़ा आता है ना, तो क्यों ना हम आपस में अपने असाइनमेंट को बदल लें, पर होमिन इसे मना करके चली जाती है। अब शाम तक सब अपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके ले आते हैं। यूनियन एक करके सब कुछ चेक करता है। छोटी सी गलती मिलने पर भी वह डांट लगाता है। होमिन डर जाती है कि अगर मेरे असाइनमेंट में इनको गलती मिल गई तो यह मुझे जेल ही भेज देगा। अब होमिन के असाइनमेंट की बारी आती है और कमाल की बात तो यह थी कि उसके असाइनमेंट में एक भी गलती नहीं थी। जब यूनियन उसे खुद कहता है कि अच्छा काम किया, तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। अगले दिन वह सिटी गैस की शेयर होल्डिंग मीटिंग में जाती है, पर उसे गैस कंपनी के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ लगती है। मीटिंग पूरी होते ही वह जाकर पूछती हुई कि पिछले 7 सालों से एक पर्टिकुलर एरिया में रेवेन्यू लगातार नीचे
नीचे गिर क्यों रहा है। पर वह आदमी कहता है, देखिए आप मीटिंग की प्रोसीजर एडवाइज़र है तो अपने काम से काम रखें। वह तुरंत लीजन को कॉल करके बताती है कि मीटिंग तो हो गई है पर उसे तहकीकात करनी है, इसलिए ऑफिस आने में देरी हो जाएंगे। लीजन पूछता है कि क्या हुआ, तो कहने लगती है कि तहकीकात हो जाने के बाद ही बता पाएंगे। अब यहाँ से वह सीधा उस एरिया में जाती है जहाँ पर गैस कंपनी का रेवेन्यू लगातार कम होता जा रहा था। इस एरिया में ज़्यादातर बाथ हाउस बने थे जो पिछले 30 सालों से लगातार चल रहे थे। मतलब कि गैस की खबर हो रही थी पर कंपनी के आंकड़ों में कुछ तो हेरफेर थी। वहीं इधर ऑफिस में चोई कहती है कि अब तो हमें होमिन के खो जाने के खबर पुलिस में लिखवा देनी चाहिए। हैन कहता है कि वह पक्का किसी चीज़ के पीछे पड़ी होंगी, मैं उसे स्कूल से जानता हूँ, वह ऐसा ही करती है। ओसन कहता है कि वह सब तो ठीक है पर अगर आज वह ऑफिस नहीं आए तो उसे निकाल देंगे। तभी होमिन गीले बालों के साथ ऑफिस में आती है, जिसे देखकर वह तीनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। सवाल पर सवाल करते कि वह कहाँ थी, उसका फ़ोन बंद क्यों था। होमिन बताती कि उसे फ़ोन चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। तभी लीजन भी दौड़कर आता है, कहता है कि तुम कहाँ गायब थी और कम से कम यह बाल तो सुखा लेती। खैर छोड़ो, एक काम करो, मेरे साथ यूनियन के ऑफिस चलो और पूरे अदब के साथ उनसे माफ़ी मांगना। जिसके बाद वह उसे पकड़कर यूनियन के ऑफिस में लेके जाता है। यूनियन कहता है कि यह पूरे 2 दिन बाद आई है और आई भी है तो कैसे, बिना बाल सुखाए देरी से इसे ले जाकर HR को रिपोर्ट करो कि यह बिना बताए अब्सेंट थी। रूल के मुताबिक एक्शन ले और नौकरी से निकाल दो। तभी होमिन बोल पड़ती है कि वो ऑफिस का ही काम कर रही थी, दरअसल वो गैंगटोन सिटी गैस होल्डर्स की मीटिंग में थी। यूनियन कहता है कि वो मीटिंग 3 दिन चली थी क्या। होमिन का डरते हुए बताते हैं कि मीटिंग तो 2.5 घंटे में ही हो गई थी। यूनियन कहता है मुझे इसकी बकवास नहीं सुननी। लीजन उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है पर वह अपना हाथ छुड़वाकर कहती है कि पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, फैसला सुनाने से पहले मुझे सफाई दो दिन दीजिए। यूनियन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, बताओ क्या बात है। होमिन बताती है कि उसने गैस होल्डर्स की मीटिंग में देखा कि एक पर्टिकुलर जगह में कंपनी का रेवेन्यू पिछले 7 सालों से लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए वह पिछले 2 दिनों से इसकी तहकीकात कर रही थी। यह सब ऑन ओपनिंग एरिया में हो रहा था जो एक हॉट स्प्रिंग विलेज है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर गैस बाथ हाउस चलाते हैं पर कमाल की बात तो यह थी कि पिछले 30 सालों से लगातार 24 घंटे बाथ हाउस चल रहे हैं। मतलब कि इतनी गैस की खपत होने के बावजूद भी रेवेन्यू गिर रहा है। वो बोर्ड पर लिखकर यूनियन को समझाने की कोशिश करती है पर सारी बातें उसके सर के ऊपर से चली जाती है। इसलिए वो कहता है कि सीधे शब्द में बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। वह कहती है कि कंपनी के ही किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ की है। वह अपनी रिसर्च फाइल को दिखाती है। सारा डाटा एनालाइज करने के बाद लीजन उसकी तारीफ करता है और यूनियन उसे गैस स्टेशन के जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग अरेंज करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कंपनी ने अपना वकील हायर करके उस एरिया के इंचार्ज पर गैस चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। होमिन भी यहाँ पर 2 पोटली भर की फाइल्स लेकर आती है और जज साहब को बताती है कि उसकी हाजिरी भी लगा ली जाए। यूनियन की तरफ से कंपनी का केस लड़ेंगी। कंपनी का वकील बताता है कि उस एरिया के इंचार्ज ने मीटर से पहले एक पाइप लगा गैस की चोरी की है। जहां पूछते हैं कि कितनी गैस चोरी हुई, क्या इसका अनुमान है। वकील बताता है कि इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है पर तभी होमिन उस वकील की तरफ इशारा करती है और बताती है कि हम कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। यह सुनकर वकील तुरंत होमिन से बात करने की परमिशन लेता है। वह फाइल देकर बताती हैं कि पिछले 7 सालों में लगभग 2.4 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की चोरी हुई है, यानी कि 1.3 बिलियन की चोरी हो गई है। वकील पूछता है कि तुमने यह कैलकुलेशन कैसे की। तभी वह दूसरी फाइल लेकर आती है और बताती है कि उसने हर एक बाथ हाउस उसमें खपत होने वाली गैस की गणना की है। कंपनी को मिनिमम 1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है और अगर बाकी एरिया को भी जोड़ा जाए तो अब तक 3.8 बिलियन की चोरी हो चुकी है। वकील उन सारी फाइलों को ध्यान से देखता है और जज साहब के सामने सबूत के तौर पर पेश करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहता है और इस तरह वह केस जीत जाती है। केस जीतने के तुरंत बाद ही बहुत सारी कंपनियां उसे मदद मांगने के लिए खड़ी हो जाती हैं। नीनन भी उसे देखकर काफ़ी प्राउड फील करता है। आगे होमिन अपने बॉयफ्रेंड हॉर्न के साथ डिनर कर रही होती है जो उसी की राइवल कंपनी D&C अटर्नी के पोस्ट पर है।
जब ये दोनों होटल जा रहे होते हैं तो हॉर्न का सीनियर मिल जाता है। वो हॉर्मिन को उनसे इंट्रोड्यूस कराते बताता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है। साथ ही यह भी बताता है कि उसके पिता चीफ जज और माय स्कूल के प्रोफेसर है। यह सुनकर हॉर्मिन को बहुत ही बुरा लगता है। कार से जाते समय वो हॉर्न से पूछती है कि तुम मेरे स्टेटस से प्यार करते हो या मुझसे। हॉर्न कहता है कि तुम्हारा स्टेटस तुम्हारी पहचान है, तो इसमें गलत क्या है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। ओमिन कहती है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, पर अभी नहीं और कभी। यह यन को दिखाया जाता है जो कॉफ़ी पीते हुए अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, पर तभी वह अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और पता चलता है कि शायद वो मर चुकी है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।